अच्छा, अब आगे कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्लास से कि नेक्स्ट क्वेश्चन 4.7 तक हमने डिस्कस कर रहे थे। 4.8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रूल फॉर वैलिड कंसिडरेशन। एक कंसिडरेशन के वैलिड होने के लिए क्या चीज इनमें से एक करेक्ट रूल है। ठीक है, पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली जो है बाय डिफॉल्ट भी निकाल सकते हैं। अब जैसे जो सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट, लेकिन हमने पढ़ा है कि लॉ कहता है कंसिडरेशन मस्ट बी सफिशिएंट। ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत होगी। पास कंसिडरेशन इज जनरली वैलिड कंसिडरेशन नहीं। पास कंसिडरेशन जो है वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं होती, जनरली नहीं होती। सिर्फ कब होती है? जब बिजनेस की सिचुएशन में हुई हो तब वैलिड होती है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, तो गलत है ये बात। एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन का मतलब जस्ट ये होता है कि जिसको फ्यूचर में होना है तो वो भी वैलिड होती है, वैलिड कंसिडरेशन होती है, लेकिन उसको अभी फ्यूचर में होना है। इसका इजीली जो है ना, इस क्वेश्चन इस सवाल का जवाब आप बाय डिफॉल्ट निकाल सकते हैं कि इसका मतलब की होगा कि कंसिडरेशन मस्ट पास फ्रॉम द प्रोमिसी। कि प्रोमिसी जो है बेसिकली उसकी तरफ से पास होनी चाहिए। अब देखें, जैसे दो पार्टीज हैं, एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। अब ए ने बी को प्रॉमिस किया कि यार मैं तुम्हें सर्विस, प्रोविजन ऑफ सर्विस यानी कि दूंगा, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा। तो ए जो है वो क्या होगा? प्रोमिसर होगा, यानी कि जिसने प्रॉमिस किया। और बी जो है वो प्रोमिसी होगा, यानी कि जिसके साथ प्रॉमिस किया गया है। ठीक है, ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें जो भी तुमने सर्विस है वो प्रोवाइड करके दूंगा, लेकिन तुमने उसके बदले में मुझे क्या देने? पैसे देने। जाहिर सी बात है, एक पार्टी ने पैसे देने। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने कहा मैं तो तुम्हें $50 में वर्क करके दूंगा। अब यहाँ पर लिखी हुई है कि कंसिडरेशन जो है वो मस्ट पास फ्रॉम द प्रोमिसी, की प्रोमिसी की तरफ से हमेशा पास होनी चाहिए। अब इस सिचुएशन में प्रोमिसी ये है, यानी कि जिससे वादा किया गया है वो जब $50 देगा, यानी कि बेसिकली पैसे प्रोवाइड करेगा, तभी जो है उसको सर्विस मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए कंसिडरेशन जो है वो हमेशा प्रोमिसी की तरफ से पास होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। कंसिडरेशन मस्ट मेक फ्रॉम द मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी या मस्ट पास फ्रॉम द प्रोमिसी, इसका एक ही मतलब होता है। बाकी 4.9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ कंसिडरेशन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो कंसिडरेशन के हवाले से ट्रू है? पास कंसिडरेशन इज सफिशिएंट टू क्रिएट अ लाइबिलिटी ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। कि पास कंसिडरेशन सफिशिएंट होगी यानी कि वैलिड होगी किस सिचुएशन में? बिल ऑफ एक्सचेंज की सिचुएशन में। तो हमने समझना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। हमें ये पता है कि भाई पास कंसिडरेशन वैलिड नहीं होती, सफिशिएंट नहीं होती। हाँ, एक सिचुएशन में सफिशिएंट होती है, जब बिजनेस सिचुएशन हो। ठीक है, तो अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली होता है कि फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस जो है वो सप्लायर के पास जाता है, सप्लायर से कहता है कि यार, बिजनेस जो है वो बायर है, सप्लायर से कहता है कि यार मुझे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट चाहिए। ठीक है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। सही है, तो सप्लायर क्या कहता है? सप्लायर आगे से कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें ये दे देता हूँ, लेकिन मैं तुमसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोग टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करेंगे। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में सप्लायर मेंशन करेगा कि मतलब कि जो भी टर्म्स हुई कि तुमने मुझे इतने इतने पैसे फलानी फलानी तारीख को देने हैं, और सब बिजनेस जो है वो उस पर साइन करेगा और सप्लायर भी उस पर साइन करेगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है बेसिकली कब होता है? बिजनेस के सिनारियो में होता है। तो हमने ये बात क्लास में भी पढ़ी थी कि पास कंसिडरेशन जनरली नॉट वैलिड होती है, सफिशिएंट नहीं होती, वैलिड नहीं होती। लेकिन अगर बिजनेस की सिचुएशन में हुई हुई है तो वो पास कंसिडरेशन वैलिड होती है। तो इस सिचुएशन में फिर ये आंसर ट्रू होगा कि सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि बिजनेस सिनारियो है। बाकी नीचे जो ऑप्शन है सफरिंग सम लॉस इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, तो ये गलत बात है। अगर आपको लॉस हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगी। अब मैंने और आपके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने आपको काम करके देना था। ठीक है, अब आपने मुझे $70 देने थे। अब मैंने अब वो जो काम किया उसमें मुझे नुकसान हो गया। ठीक है, देखिए अब मैंने अगर वो काम किया है, तो अगर बेशक मुझे नुकसान हो जाए मेरी तरफ से तो वो कंसिडरेशन तो होगी ना। तो मतलब ये नहीं है कि अगर लॉस हो गया तो भाई वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, नहीं। वो तो मुझे अब नुकसान हो गया तो हो गया, लेकिन कंसिडरेशन मेरी तरफ से ये थी कि काम को कंप्लीट करना है। बाकी थर्ड पॉइंट है कि कंसिडरेशन कैन बी इन एनी फॉर्म ऑफ एनी एक्ट इवन इफ एक्ट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। तो ये तो गलत हुआ ना। कंसिडरेशन कोई ऐसी चीज भी हो सकती है, ऐसा काम भी हो सकता है जो कि परफॉर्म करना ही पॉसिबल नहीं है। ये स्टेटमेंट तो गलत है, हमने ट्रू बतानी थी। बाकी परफॉर्मेंस ऑफ एन इलीगल एक्ट इज अ वैलिड कंसिडरेशन, तो ये भी गलत है। अगर एक आप इलीगल काम कर रहे हो तो वो तो कंसिडरेशन होगी ही नहीं। तो बाकी तीन स्टेटमेंट गलत हैं, पहली स्टेटमेंट ट्रू है।
क्योंकि कंसिडरेशन जो है बेसिकली बिजनेस सिचुएशन में हो रही है, सही है। इसके बाद विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड एक्स्ट्रा कंसिडरेशन फॉर पार्ट पेमेंट ऑफ डेट। आप पार्ट पेमेंट हमने पढ़ा था यहाँ पर, उसकी चार एक्सेप्शंस थी, ठीक है। मैं खोलता हूँ ये पार्ट पेमेंट कि पार्ट पेमेंट में हमने कहा था कि यार जो छोटी अमाउंट है वो बड़ी अमाउंट को कैंसिल नहीं कर सकती, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें जो है हम कहते हैं कि यार वो एक्सेप्शंस अगर वो आ जाती हैं तो हम वो कहते हैं यार ये वैलिड एक्स्ट्रा कंसिडरेशन है, तो उससे आप अमाउंट को आप मतलब कम कर सकते हो, ठीक है। जो छोटा सम है वो बड़े अमाउंट को कैंसिल ऑफ कर सकती है, ठीक है। तो उसमें अब इस 4.10 में से कौन सी चीज होगी हम देख लेते हैं। पहली चीज है पेमेंट इन फॉर्म ऑफ गुड रादर देन कैश। कि आप जो है अगर आपको दूसरी पार्टी कहती है कि यार तुम मुझे पैसों की जगह गुड्स अगर दे दो, ठीक है, तो फिर मैं मतलब एक्सेप्ट कर लूंगा। फिर छोटी अमाउंट बड़ी अमाउंट को कैंसिल कर कर लेगी, ठीक है, एक्सेप्शन है। मिसाल के तौर पर आप ए और बी के दरमियान जो था वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। अब ए ने जो है वो बी ने ए को गुड्स सप्लायर किए, फॉर एग्जांपल गुड्स सप्लाई किए। अब ए ने जो है बी के पैसे देने $100। अब हुआ यूं कि इसके पास अब पैसे नहीं है, ठीक है। इसके पास पैसे नहीं है, अब इसने अब बी को भी रिक्वायरमेंट होगी गुड्स की, ठीक है। अब बी ने जो वो गुड्स उसको चाहिए थे वो बेसिकली अब उसको जाना पड़ता, सप्लायर से डील करना पड़ता, सप्लायर से मंगवाना पड़ता। अब बी अगर ए से कहता है कि यार तुम एक काम करो, तुम मुझे जो है ना जो तुमने मेरे पैसे देने $100 वो ना दो, लेकिन चलो तुम जो है तकरीबन जो गुड्स है ना जिनकी वर्थ $80 बनती है वो तुम मुझे ट्रांसफर कर दो, मुझे भेज दो, यानी कि कैश की जगह तुम मुझे गुड्स भेज दो। तो ये जो है बेसिकली क्या होगा, ये पर सेटिस्फेक्शन वाली चीज में आ जाएगा, ठीक है। कि अगर तो आप दूसरी पार्टी के कहने पे पेमेंट थोड़ा जल्दी कर देते हैं या किसी डिफरेंट जगह पे कर देते हैं, डिफरेंट करेंसी में कर देते हैं, ठीक है, तो तब वो वैलिड कंसिडरेशन कंसिडर की जा सकती है, और फिर जो है वो छोटा सम जो है वो बड़ी अमाउंट को कैंसिल कर देगा। तो ये जो है इसी में आता है, एक्सेप्शन में आता है। फिर पेमेंट बाय थर्ड पार्टी जो है वो जाहिर सी बात है वो भी इसी के एक्सेप्शन में आती है। अगर तीसरा बंदा पैसे दे दे तो कम पैसे जो है वो ज्यादा सम को कैंसिल ऑफ कर सकते हैं। तो ए और बी जो है वो राइट आंसर होंगे। उसके बाद 4.11 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन इज करेक्ट। कंसिडरेशन के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग लीगल ऑब्लिगेशन इज अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस ऑफ एडिशनल रिवॉर्ड। कि अगर आप एक एग्जिस्टिंग लीगल काम कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी पार्टी ने आपसे कहा है कि मैं तुम्हें एडिशनल रिवॉर्ड दूंगा, तो ये वैलिड कंसिडरेशन होगी। तो ऐसा नहीं है। हमने केस भी पढ़ा था जिसमें एक बंदा था, उसने दूसरे को कहा कि यार तुम उस जगह पे एक्सीडेंट जो भी वाकया था उसके विटनेस हो, आई विटनेस हो, तुम कोर्ट में जाके जो है ना वो बयान अपना दे आओ, और मैं तुम्हें बदले में पैसे दूंगा, ठीक है। अब जब वो कोर्ट में गया उसने बयान भी दिया, जब वापसी पे उसने उस बंदे से कहा कि तुम मुझे पैसे दो, उसने कहा मैं तुम्हें पैसे नहीं देता। इसने उसको सू कर दिया, कोर्ट में बात गई तो कोर्ट ने कहा भाई ये तो तुम्हारी लीगल ऑब्लिगेशन थी, मतलब ये तो तुम्हारी लीगल ऑब्लिगेशन थी आके बयान देना, तुम आई विटनेस थे, इस सिचुएशन में तो कोई कंसिडरेशन थी ही नहीं, तो वो तुम्हें पैसे ना भी दे तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। परफॉर्मेंस अगर आप एक एग्जिस्टिंग लीगल ड्यूटी की या कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी कर रहे हो तो फिर वो कंसिडरेशन नहीं होगी, ये तो नहीं होगी। सेकंड है परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस ऑफ एडिशनल रिवॉर्ड। तो अगेन ये वही वाली बात आ जाती है कि आप एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी कर रहे हो तो वो सफिशिएंट कंसिडरेशन नहीं होगी, ठीक है, अगर आप एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी कर रहे हो। ये वाला केस जो है वो फर्स्ट केस आ जाता है जो हमने पढ़ा था, जिसमें एक नेवी जो है नेवी का जो कैप्टन था, बेसिकली जो शिप का कैप्टन था, अब उसने सेलर्स को रिक्वेस्ट की कि यार तुम लोग छोड़ के ना जाओ, शिप को जो है वो तुम लोग उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दो, सही है। तो उन उन लोगों ने, सेलर्स ने वो यही काम किया, शिप को डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। तो कैप्टन ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दूंगा, ठीक है। दो केसेस थे, मैं पहले केसेस की बात करूं, मैं दूसरे की भी बात करूंगा। पहला केस ये था कि एक शिप थी, वो उस पर थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, फॉल्ट्स थी, तो सेलर्स जो है वो उस शिप को छोड़ के जा रहे थे। कैप्टन ने कहा कि यार आप लोग शिप को छोड़ के ना जाओ, आप इस शिप को डेस्टिनेशन तक पहुंचा दो, मैं तुम लोगों को बोनस दूंगा या रिवॉर्ड दूंगा, ठीक है। अब उन लोगों ने इस रिवॉर्ड के लालच में ये काम किया, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा दी। जब डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो कैप्टन से उन्होंने अपना रिवॉर्ड क्लेम किया। तो कैप्टन ने कहा भाई ये तो तुम्हारी कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी थी ये काम करना, ठीक है, ये तो तुम्हारी कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी थी, तो तुमने अगर एक कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी की है तो मैं तो तुम्हें रिवॉर्ड नहीं दूंगा क्योंकि इट वॉज योर कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी।
उन लोगों ने फिर कैप्टन को सू कर उस पे केस कर दिया, बात कोर्ट में गई, तो कोर्ट ने भी भाई यही कहा कि तुम लोग अपनी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी कर रहे थे, तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी जो है वो सफिशिएंट कंसिडरेशन नहीं होती, तो उसने अगर तुम्हें रिवॉर्ड नहीं देना तो वो पाबंद नहीं है तुम्हें देने के लिए, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में हमने एक और केस पढ़ा था जिसमें वो सेलर्स छोड़ के चले गए थे, यानी कि जो 50 लोग थे उसमें से 25 छोड़ के चले गए थे, सिर्फ 25 लोग रह गए थे। उन 25 को उसने रिक्वेस्ट की कि यार तुम लोग मुझे डेस्टिनेशन तक शिप को पहुंचा दो, ये दूसरा जो केस है। अब उस केस में ये था कि वो अपनी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी को एक्सीड कर रहे थे, क्योंकि 25 लोग 50 बंदों का काम कर रहे थे। तो तब जो कैप्टन ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, तो वो तब उसको रिवॉर्ड देना था। तब उनका जो एक्स्ट्रा काम करना वो कंसिडरेशन थी। सही है। तो ये तो पहला वाला सिनारियो है कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी करे हो, तो इस सिचुएशन में तो ऐसा नहीं होगा। फिर थर्ड है, performance of an existing contractual duty to a third party is sufficient consideration for the promise of additional reward। क्या आप एग्जिस्टिंग ड्यूटी करें, कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी, ठीक है, और थर्ड पार्टी की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो तब वो सफिशिएंट कंसिडरेशन होगा अगर थर्ड पार्टी ने तुम्हें प्रॉमिस किया है एडिशनल रिवॉर्ड का। इससे फौरन जो है हमारे माइंड में वो अंकल वाला जो है एंगेजमेंट वाला क्लिक करता है केस, कि जिसमें अंकल ने लड़का था लड़की थी, आपस में उनकी एंगेजमेंट हुई थी, लड़की ने जो लड़की के अंकल ने लड़के से कहा कि तुमने इससे शायद शादी करनी है, ठीक है, तुम मुझसे वादा करो, तो मैं तुम्हें जब तक मैं तुम्हें पेमेंट्स करता रहूंगा, जब तक तुम्हारी इनकम मेरे हाथ से 600 पाउंड पर ईयर नहीं होती, तो मैं तुम्हें 150 पाउंड पर मंथ या पर एनम, ऐसे अंकल ने कहा था, मैं तुम्हें देता रहूंगा। तो अब जो लड़का था वो अपनी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी कर रहा था ना, शादी करना, उस वक्त हमने पढ़ा था 1861 का शायद केस था, कि इट वाज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी। अगर आप किसी से इंगेजमेंट करते हो तो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी है, लेकिन थर्ड पार्टी के प्रॉमिस को भी आप सपोर्ट कर रहे हो कि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो फिर जो है वो सफिशिएंट कंसिडरेशन हो सकती है। तो ये उसी केस की बात की जा रही है, ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। बाकी लास्ट जो है, परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा सर्विस इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी, यानी कि आप एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी से हट के एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, इज नॉट अ सफिशिएंट कंसिडरेशन, नहीं, इज सफिशिएंट कंसिडरेशन। अगर आप एक्स्ट्रा सर्विस कर रहे हो, अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी के अलावा एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, तो फिर तो सफिशिएंट कंसिडरेशन होगी ना। लेकिन इसमें क्या है, इज नॉट, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये वाली फॉल्स है। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज करेक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट में सू ऑन इट, तो यस, यही स्टेटमेंट पहले ही करेक्ट है। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है कि जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक दूसरे को सू कर सकती हैं। इट्स राइट। बाकी कॉन्ट्रैक्ट राइट ऑफ थर्ड पार्टी एक्ट 1999 सेट आउट circumstances where a third party has a right to enforce right they have under a contract, सही है। Which of the following statement concerning the Contract Act 99 is correct। इनमें से कौन सी चीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1999 के तहत करेक्ट है। अब हमने प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जनरल रूल पढ़ा था कि सिर्फ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सू कर सकते हैं। फिर हमने उसमें एक्सेप्शन पढ़ी थी जिसमें हमने इसी एक्ट का जिक्र किया था कि अगर कोई थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी का एक्सप्रेसली जो है वो आइडेंटिफाई हुआ है, यानी कि वो नाम उसका कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है, तो फिर वो सू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसी के हवाले से है। अब इसमें मैंने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है ना उस हवाले से करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है, द थर्ड पार्टी नीड नॉट टू बी एक्सप्रेसली आइडेंटिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये तो गलत है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 99 कहता था 1999 कि जो थर्ड पार्टी है अगर उसके बेनिफिट के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो बेसिकली, तो उसको आप उसको उसका नाम या बाय डिस्क्रिप्शन आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आप जब स्लाइड से गो थ्रू करेंगे आपको ये चीज नजर आएगी। तो ये स्टेटमेंट तो गलत लिखी हुई है। फिर दूसरी है, द थर्ड पार्टी नीड नॉट बी इन एग्जिस्टेंस व्हेन कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्म, कि वो उस वक्त जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस वक्त वो उस पोजीशन उस जगह पे मौजूद अगर नहीं है, ठीक है, तो स्टिल स्टिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगा। अगर वो एक्सप्रेसली उसको आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है या कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट के लिए था, तो बेशक वो वहां पर मौजूद था या नहीं था, ठीक है, वो एग्जिस्टेंस में था या नहीं था उस जगह पे, लेकिन स्टिल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो टू है वो करेक्ट है। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्रिजम्पशंस ऑफ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस की प्रिजम्पशंस हैं, उनके हवाले से क्या चीज ट्रू है? पार्टीज इन सोशल डोमेस्टिक एंड फैमिली अरेंजमेंट्स नेवर इंटेंड टू बी लीगली बाउंड। कि जो लोग जिनका फैमिली ताल्लुकात है या सोशली जैसे दोस्त हैं, डोमेस्टिक जिनके रिलेशन है, वो कभी भी उनके दरमियान इंटेंशन नहीं होती कि लीगली बाउंड होंगे, तो गलत है। जनरली ये होता है कि हम ये एज्यूम करती है कोर्ट कि वो लीगली बाउंड नहीं होते, लेकिन हमेशा ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। पार्टीज इन कमर्शियल एग्रीमेंट नेवर इंटेंड टू बी लीगली बाउंड, तो ये तो बिल्कुल गलत है। कमर्शियल एग्रीमेंट्स यानी कि बिजनेस एग्रीमेंट्स हैं, उनमें तो इंटेंशन होती है कि हम आपस में लीगल ताल्लुकात बना रहे हैं, इसमें लिखा हुआ नहीं होती, तो ये गलत है। द प्रिजम्पशन इन ऑल एग्रीमेंट इज दैट द पार्टीज इंटेंड टू बी लीगली बाउंड। हर एग्रीमेंट चाहे वो जिस किसी मर्जी तरीके का हो, कमर्शियल हो, सोशल हो, फैमिली हो, उसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि जी इंटेंशन है लीगली बाउंड होने की, तो ये भी गलत है। अगर दो मियाँ बीवी या बहन भाई उनके आपस में अगर वो कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो हम जनरली ये अज्यूम करते हैं कि वो लीगली बाउंड है, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस होती हैं। ठीक है, तो हमेशा ऐसा हो कि यार हर एग्रीमेंट में पार्टीज इंटेंट होती है टू लीगली बाउंड, तो ये गलत है। ऑटोमेटिकली जो है वो फोर्थ वाला आपका राइट आंसर बन जाता है। अब फोर्थ वाला क्या है? Any presumption in regards to the intention of parties to be legally bound may be refuted। कोई भी प्रिजम्पशन जो कोर्ट की है कि यार इंटेंशन है पार्टीज की कि वो लीगली बाउंड होंगे, वो रिफ्यूट आप कर सकते हो। रिफ्यूट का मतलब ये है उसको गलत प्रूव कर सकते हो या रॉन्ग प्रूव कर सकते हो, प्रूव रॉन्ग, या आप उसको रिवर्स कर सकते हो। तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर एक कोर्ट किसी जगह पे प्रिज्यूम करती है कि पार्टीज की इंटेंशन जो है वो लीगली बाउंड होने की थी या नहीं थी, तो इस चीज को वो गलत प्रूफ कर भी सकती है, और पार्टी गलत प्रूफ कर भी सकती है। और बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा किस पे होता है? जो अपने आप को अकाउंटेबिलिटी से बचा रहा होता है। जैसे कोर्ट नॉर्मली ये प्रिज्यूम करती है कि अगर मियाँ बीवी जो है अगर वो हैप्पीली मैरिड है, उनके दरमियान जो है वो इंटेंशन टू बी लीगली बाउंड नहीं होती। यानी कि अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर रहे होते हैं, तो वो कोर्ट एज्यूम करती है कि यार वो उनकी इंटेंशन नहीं थी कि वो लीगली बाउंड होंगे। ठीक है, अब इसको आप प्रूव रॉन्ग कर सकते हो? यस कर सकते हो। उसने कहा है कि मे बी रिफ्यूटेड, क्या आप इस चीज को प्रूव रॉन्ग कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? अगर मियाँ बीवी आपस में उनका डाइवोर्स हो रहा था, उनके ताल्लुकात कशीदा थे, इस सिचुएशन में उन्होंने अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो हम एज्यूम करेंगे कि यार उनकी इंटेंशन तो थी, यानी कि जो प्रिजम्पशन है उसको हमने गलत प्रूव कर दिया, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? यानी कि जो अपने आप को बचा रहा होगा उसका काम है प्रूव करना। ठीक है, तो 4.14 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद है 4.15। विच टू ऑफ द फॉलोइंग सोशल डोमेस्टिक एंड फैमिली कॉन्ट्रैक्ट्स वुड बी प्रिज्यूम बाय कोर्ट एज इंटेंडेड टू बी लीगली बाइंडिंग। इनमें से कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें कोर्ट ये एज्यूम करेगी कि यार जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट थे उनकी इंटेंशन थी कि वो लीगली बाउंड होंगे? ठीक है, पहला है एन एग्रीमेंट वेयर अ फादर ऑफर्स टू पे हिज डॉटर अ मंथली अलाउंस इफ शी कंटिन्यूज हर एजुकेशन। कि बाप जो है उसने अपनी बेटी से कहा कि मैं तुम्हें अलाउंस का मतलब ये है कि पॉकेट मनी वगैरह दूंगा अगर तुम पढ़ाई जारी रखो। ऐसी सिचुएशन में तो ये तो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इसमें तो इंटेंशन टू बी लीगली बाउंड कोर्ट एज्यूम नहीं करेगा। एन एग्रीमेंट बिटवीन फ्रेंड्स टू एंटर अ न्यूज़पेपर कंपटीशन टुगेदर एंड शेयर एनी प्राइजेस बिटवीन देम। फ्रेंड्स के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ कि हम न्यूज़पेपर कंपटीशन में एंटर करेंगे और प्राइजेस को शेयर करेंगे, तो देखें प्रॉपर फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हुई। तो ये वही मिसेस सिम्किंस और पेज वाला केस आ गया। अगर ऐसा कोई आप फाइनेंशियल अरेंजमेंट में जा रहे हो, तो उस सिचुएशन में कोर्ट ये अज्यूम करेगी कि यार लीगली बाउंड होने की इंटेंशन थी। बाकी एन एग्रीमेंट बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ हु हैव सेपरेटेड फॉर वन टू रेंट द फैमिली होम फ्रॉम द अदर। तो जो अगर मियाँ बीवी आपस में जो है वो सेपरेट हुए हुए थे, तो उनके दरमियान जो भी एग्रीमेंट होगा बेसिकली, तो वो तो जाहिर सी बात है उसमें कोर्ट एज्यूम करेगी कि इंटेंशन है लीगली बाइंड होने की। अगर वो हैप्पीली मैरिड होते, सेपरेट ना होते, तो एजम्पशन ना होती। बाकी एन एग्रीमेंट बाय अ सन टू पे हिज मदर हाउस कीपिंग मनी while he stays at home। एग्रीमेंट बाय सन टू पे हिज मदर हाउस कीपिंग मनी। सन ने एक एग्रीमेंट किया अपनी माँ से कि वो हाउस कीपिंग के पैसे उनको देगा अगर वो घर में रही, तो फिर बेसिकली जो है ये तो ये इस सिचुएशन में तो कोर्ट ये ज्यूम करेगी कि इंटेंशन कोई भी नहीं है लीगली बाउंड होने की। ऑप्शन बी और सी जो है वो राइट आंसर होंगे।